नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर भारत का दिल कहा जाने वाली दिल्ली और हरियाणा कल को एक रेगिस्तान बन जाए तो यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है जो हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पहाड़ के रेत धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए भारत का एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। हम बना रहे हैं द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार जो ईद पत्थर की नहीं बल्कि करोड़ पेड़ की होगी। लेकिन दोस्तों, एक साइंस स्टूडेंट्स होने के नाते हमें इसे सिर्फ पेड़ लगाने की नजरिए से नहीं बल्कि केमिस्ट्री के नजरिए से देखना चाहिए। यह प्रोजेक्ट असल तीन चीजों का खेल है: पत्थर, पानी और कार्बन। पत्थर अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है। यह एक केमिकल सील की तरह काम करते हैं। यह रेगिस्तान की उड़ती हुई सिल्क को उपजाऊ मिट्टी में मिलने से रोकते हैं। पानी, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ मिट्टी हुमस बनता है। यह हुमस पानी को मॉलिक्यूल्स को एक चुंबकीय तरह पकड़ कर रखते हैं, जिसे हम ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आता है। कार्बन और सबसे जरूरी ग्लोबल वार्मिंग। यह ग्रीन वॉल एक विशाल कार्बन सिंक बनेगा जो हवा से जहरीली CO2 को सोखकर उसे ऑक्सीजन में बदलेगा। तो यह सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं, यह मिट्टी की केमिस्ट्री को बदलने के लिए लड़ाई है। अगर हम इसमें फेल हुए तो हमारी उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी, और अगर हम जीत गए तो हम आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और पानी दे पाएंगे। तो चलिए आज हम इस प्रोजेक्ट की डीप साइंटिफिक विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि। नमस्कार और हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका पैमाना मतलब दिमाग को चकरा देता है। जरा सोचिए, गुजरात के पोरबंदर से लेकर सीधा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक एक 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरे पेड़ों की दीवार। ये तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जितनी लंबी होगी। बिल्कुल। इसे द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। लेकिन आज हमारी चर्चा सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कितने पेड़ लग रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, चलिए आज उसमें और गहरे उतरते हैं। हम इस प्रोजेक्ट के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ बागबानी नहीं है। नहीं, ये केमिस्ट्री और इकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा प्रयोग है। कुछ स्रोतों में इसे एक विशाल जैविक स्क्रबर कहा गया है, तो कुछ में विशाल जैविक फेफड़ा और स्पंज। तो आज हम समझेंगे कि इन शब्दों का असल में मतलब क्या है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए नहीं है। बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में जमीन के नीचे और हवा में कुछ गहरी रासायनिक और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की एक कोशिश है। एक पूरे इकोसिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबूट करने जैसा। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए तो फिर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की परतों को खोलते हैं। सबसे बड़ा दावा तो यही है कि ये दीवार जलवायु परिवर्तन से लड़ेगी। हमारे स्रोतों के मुताबिक लक्ष्य है 2030 तक 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक कार्बन सिंक बनाना। ये सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। हाँ, तो सवाल ये है कि आखिर इतने सारे कार्बन को ये दीवार कहाँ छिपाएगी? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ पेड़ों में नहीं बल्कि मिट्टी में भी छिपा है। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला तो वो है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, ऑर्गेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। हाँ, ऑर्गेनिक सिक्वेस्ट्रेशन मतलब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो उनके तने, पत्तियों और जड़ों का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। मतलब पेड़ बड़े होते हैं तो कार्बन उनमें कैड हो जाता है। हाँ, और आंकड़े भी यही बताते हैं कि इस तरह के अर्ध शुष्क जंगलों में पेड़ हर साल प्रति वर्ग मीटर
लगभग 550 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जमा कर सकते हैं। लेकिन असली जादू और जो इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है वो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका इनऑर्गेनिक सेक्वेस्ट्रेशन। इनऑर्गेनिक मतलब ये पेड़ों के अलावा कुछ और है। ये कैसे काम करता है? होता ये पेड़ों की वजह से ही है, लेकिन ये प्रक्रिया मिट्टी के अंदर होती है और ये कमाल की है। अच्छा, देखिए, पेड़ों की जड़ें भी सांस लेती हैं और मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ये CO2 मिट्टी में मौजूद पानी के साथ मिलकर एक हल्का एसिड बनाती है। एसिड? हाँ, कार्बोनिक एसिड। जैसे सोडा की बोतल में होता है? बिल्कुल वैसा ही। अब ये एसिड मिट्टी में मौजूद कैल्शियम के कणों के साथ रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट? एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये पेड़ मिट्टी के अंदर सचमुच पत्थर बना रहे हैं? हाँ, चूना पत्थर। बिल्कुल, कैल्साइट। और क्योंकि ये एक सूखा इलाका है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो ये बना हुआ चूना पत्थर पानी में घुलकर बह नहीं जाता। अच्छा, ये हजारों सालों तक मिट्टी में ही जमा रहता है। तो असल में हवा का कार्बन गैस से ठोस पत्थर में बदलकर जमीन के नीचे हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। मतलब ये सिर्फ कार्बन स्टोर करना नहीं है, ये उसे पत्थर में बदल रहा है। सही पकड़े, ये उसे पत्थर में बदल रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। हम कार्बन को हवा से निकालकर सचमुच पत्थर बना रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी तेज है? क्या ये जलवायु परिवर्तन की रफ्तार का मुकाबला करने के लिए काफी है? देखिए, ये अमेज़न के वर्षावन जितनी तेज प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसकी खासियत इसकी स्थिरता में है। एक बार कार्बन कैल्साइट बन गया तो वो बन गया, वो वापस वायुमंडल में नहीं जाने वाला, हमेशा के लिए लॉक हो गया। हाँ, और जब आप इसे 1600 किलोमीटर के पैमाने पर देखते हैं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली और स्थायी समाधान बन जाता है। तो ये कार्बन की बात हुई, लेकिन जब हम इस दीवार के बारे में सोचते हैं तो दिल्ली के स्मॉग की तस्वीर दिमाग में आती है। भारत के शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। PM 2.5 और PM 10 का जहर। हाँ, तो क्या ये दीवार असल में दिल्ली जैसे शहर के लिए एक विशाल एयर प्यूरिफायर बन सकती है? वो चक्का खां, इसे एक भौतिक और रासायनिक फिल्टर के रूप में सोचिए। जब धूल और धुएं से भरी हवा इन घने जंगलों के बीच से गुजरती है तो करोड़ों पत्तियां एक जाल की तरह काम करती हैं। अच्छा, हवा में उड़ते पार्टिकुलेट मैटर मतलब PM 2.5 और PM 10 इन पत्तियों की सतह पर चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। तो धूल मिट्टी सचमुच पत्तियों पर चिपक जाती है। हाँ। लेकिन क्या बारिश होने पर वो धुलकर वापस हवा में नहीं आ जाती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब बारिश होती है तो ये कण धुल तो जाते हैं, लेकिन वे जमीन में चले जाते हैं जहां वे मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, ना कि वापस हवा में उड़ते हैं। ओके, तो ये एक तरह से हवा से प्रदूषण का स्थायी निष्कासन है? बिल्कुल। और हमारे पास दिल्ली के अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क का ठोस डेटा है जो यही दिखाता है। जब पार्क के बाहर की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब या गंभीर होती है, तब भी पार्क के अंदर की हवा अच्छी या संतोषजनक बनी रहती है। और ये तो सिर्फ एक पार्क है। हाँ, अब इसी प्रभाव को आप 5 किलोमीटर चौड़े और 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में कल्पना कीजिए। ये तो हवा को साफ करने की बात हुई, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। गहरे हरे जंगल, वो रेगिस्तान की चमकीली रेत की तुलना में सूरज की ज्यादा गर्मी सोखते हैं? अल्बेडो प्रभाव। हाँ, अल्बेडो प्रभाव। तो क्या इससे ये इलाका और गर्म नहीं हो जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है और विज्ञान इसका भी जवाब देता है। हाँ, जंगल ज्यादा गर्मी सोखते हैं, लेकिन वे इसकी भरपाई एक दूसरी बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया से करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? इसे इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे आसान भाषा में पेड़ों का पसीना कह सकते हैं। पेड़ों का पसीना? हाँ, पेड़ अपनी पत्तियों से लगातार पानी की भाप छोड़ते रहते हैं। जब ये भाप उड़ती है तो ये अपने आसपास की हवा से गर्मी खींच लेती है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। अच्छा, जैसे हमें पसीना आने पे ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल, ये एक विशाल प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह है। ये प्रक्रिया न केवल स्थानीय तापमान को कुछ डिग्री तक कम कर सकती है, बल्कि हवा में नमी भी बढ़ाती है, जिससे शायद बादल बनने में मदद मिले। हाँ, और स्थानीय स्तर पर बारिश होने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो ये हवा को ठंडा भी कर रहा है और शायद बारिश भी ला रहा है। ये तो हुई हवा की बात, लेकिन जमीन का क्या? जहाँ ये पेड़ असल में उगेंगे, हमने सुना है कि वो जमीन तो पहले ही बहुत खराब हालत में है। अरावली की पहाड़ियों में सालों से खनन हुआ है, जंगल कटे हैं। बिल्कुल, ये कोई उपजाऊ जमीन नहीं है। तो? और यहीं इस प्रोजेक्ट की असली इंजीनियरिंग और चतुराई दिखती है। वो इस दीवार के लिए कोई विदेशी या नाजुक पौधे नहीं चुन रहे। तो क्या चुन रहे हैं? वे बबूल और कुमठा जैसी स्थानीय
कठोर प्रजातियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऐसी ही खराब और चट्टानी जमीन पर उगने के लिए जानी जाती हैं। ओके। लेकिन ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक तरह से जमीन को ठीक करने वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर, वो कैसे? इनमें से कई प्रजातियां नाइट्रोजन फिक्सर होती है। नाइट्रोजन फिक्सर? इसका मतलब है कि उनकी जड़ों में खास बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन गैस को खींचकर उसे खाद में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। अच्छा, तो ये पेड़ सिर्फ मिट्टी से पोषक तत्व ले नहीं रहे? नहीं, वे सक्रिय रूप से बंजर जमीन में जान डाल रहे हैं और उसे उपजाऊ बना रहे हैं। तो ये एक तरह से अपनी खाद खुद बनाते हैं? बिल्कुल, और ये मिट्टी को भौतिक रूप से भी स्थिर कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में एक टर्म का जिक्र है, केमिकल इंडेक्स ऑफ ऑल्टरेशन। एक मिनट, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये चट्टानें मौसम की मार खा खाकर बहुत कमजोर और भुरभुरी हो गई हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो बहुत ज्यादा अपक्षयित यानी वेदर्ड हो चुकी हैं। ठीक है। अब इन पेड़ों की लाखों जड़ें एक जाल की तरह फैलकर इस कमजोर भुरभुरी मिट्टी और चट्टानों को एक साथ कसकर बांध लेंगी। इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा? हाँ, और जो थोड़ा बहुत सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बचा है वो भी बहने से बच जाएगा। और पानी का क्या? ये तो सुना ही है कि रावली रेंज एक माउंटेन एक्विफर के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ये प्रोजेक्ट इसमें कैसे मदद करेगा? ये उस दीवार को और मजबूत करेगा। ये जमीन के नीचे पानी को वापस भरने यानी हाइड्रोलॉजिकल रिचार्ज की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देगा। वो कैसे? जब बारिश होती है तो ये जंगल पानी के बहाव की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। पानी को जमीन में रिसने का ज्यादा समय मिलता है। अच्छा। ये पानी इन अक्षयित क्वार्टसाइट चट्टानों की दरारों से होता हुआ नीचे जाता है और 30 से 90 मीटर की गहराई पर मौजूद भूजल भंडारों को रिचार्ज करता है। तो मतलब मॉनसून में बाढ़ का खतरा कम और गर्मियों के लिए जमीन के नीचे ज्यादा पानी? बिल्कुल। ठीक है। अब सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। ये पूरा इलाका सूखा या अर्ध सूखा है। 1600 किलोमीटर लंबे जंगल को जिंदा रखने के लिए पानी कहाँ से आएगा? ये तो सबसे बड़ी चुनौती लगती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जमीन के बहुत नीचे छिपा है। कई लोगों को ये नहीं पता कि भारत के इन शुष्क इलाकों के नीचे पेलियो वाटर्स या जीवाश्म जल के विशाल भंडार मौजूद हैं। जीवाश्म जल? ये क्या होता है? डायनासोर के जमाने का पानी? डायनासोर तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत पुराना। ये प्राचीन भूजल है। ये हजारों साल पहले उस समय का पानी है जब इस क्षेत्र की जलवायु ज्यादा नम थी और बारिश ज्यादा होती थी। तो ये तब से जमीन के नीचे एक टाइम कैप्सूल की तरह बंद है? हाँ। तो क्या हम इस प्राचीन गैर नवीकरणीय पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए, लेकिन क्या ये टिकाऊ है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। एक अनमोल संसाधन को ऐसे इस्तेमाल करना, क्या ये सही है? और यहीं पर पूरा तर्क बदल जाता है। आज इस जीवाश्म जल का अंधाधुंध इस्तेमाल गहन कृषि के लिए हो रहा है। ऐसी फसलें उगाने के लिए जिनमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, जैसे फल और सब्जियां। अच्छा, स्रोत हमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। एक जंगल को इन व्यावसायिक फसलों की तुलना में लगभग 50% कम पानी की जरूरत होती है। 50% कम? हाँ, 50%। तो तर्क ये नहीं है कि हम पानी का एक नया स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्क ये है कि हम इस अनमोल प्राचीन संसाधन के उपयोग को बदल रहे हैं। हम उससे कुछ सालों तक चलने वाली फसलों से हटाकर जी एक ऐसे स्थायी जंगल को दे रहे हैं जो दशकों शायद सदियों तक चलेगा। एक ऐसा जंगल जो बदले में पूरे इकोसिस्टम को बहाल करेगा, हवा साफ करेगा और जमीन के नीचे पानी को वापस भरेगा। ये एक बेहतर निवेश है। हाँ, एक बेहतर और ज्यादा टिकाऊ निवेश। ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो बात पानी की कोई नई मांग पैदा करने की नहीं है, बल्कि एक मौजूदा प्राचीन संसाधन के उपयोग को एक ज्यादा स्थायी भविष्य के लिए प्राथमिकता देने की है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये प्रोजेक्ट अतीत यानी जीवाश्म जल को भविष्य यानी एक पुनर्स्थापित इकोसिस्टम से जोड़ रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की चर्चा से ये साफ है कि द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया सिर्फ पेड़ों की एक लंबी लाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल बहुआयामी पारिस्थितिक इंजन है। ये कार्बन सोखने के लिए एक जीती जागती रासायनिक प्रयोगशाला है जो हवा से कार्बन निकालकर उसे पत्थर में बदल रही है। ये प्रदूषित शहरों के लिए एक विशाल एयर फिल्टर है। ये खराब हो चुकी जमीन के लिए एक भूवैज्ञानिक लंगर है जो कमजोर मिट्टी को थामे हुए है। और ये एक बहुत ही परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली है।
शुरुआत की उस उपमा पर वापस जाएं तो ये सचमुच एक विशाल जैविक फेफड़ा और स्पंज है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोता को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। आज हमने इस दीवार के कैसे काम करने के तरीकों पर चर्चा की, मतलब इसके पीछे की केमिस्ट्री और इकोलॉजी। हाँ, लेकिन आप सोचिए, ये प्रोजेक्ट अनजाने में एक विशाल जीवित प्रयोगशाला भी बना रहा है। तो क्या होगा अगर इस दीवार से पैदा होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ साफ हवा या स्थिर मिट्टी न हो, बल्कि एक नया ब्लूप्रिंट हो? एक नया ब्लूप्रिंट? हाँ, एक ऐसा खाका जो दुनिया को दिखाए कि इंसानी महत्वाकांक्षा प्रकृति के खिलाफ लड़ने के बजाय गहरी भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती है। असल सवाल ये है कि आने वाले दशकों में इस 1600 किलोमीटर लंबे प्रयोग को देखकर हम और क्या-क्या सीख सकते हैं।